नमस्कार। मैं डॉक्टर अभिजीत मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ SCI कोर्स में। पिछले सप्ताह में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि SCI IoT क्या होते हैं। इंडिविजुअली मैंने इन दोनों पे बात की थी। फिर मैंने दोनों का मेल बताया था, कितना ज़रूरी है इन दोनों का मेल। काफ़ी तरीके की मैंने एप्लीकेशंस आपके सामने रखी थी और उससे रिलेटेड मैंने आपको काफ़ी सारे मार्गदर्शन दिए थे कि आप किस एरिया में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, किस तरीके से काम करने की ज़रूरत है, कैसे SCI की टेक्निक्स को अपनाना है, कहाँ कहाँ इसको अप्लाई करना है, IoT कितना ज़रूरी है हमारे रोज़मर्रा के ज़िंदगी में, वगैरह वगैरह। तो आज इस कोर्स में, इस भाग 2 में बेसिकली अब मैं आपके साथ कुछ केस स्टडीज़ प्रेजेंट करूँगा जो कि SCI भी हैं और IoT भी हैं, दोनों ही हैं। दोनों ही उस काम को दर्शाती हैं। आप देखेंगे कि कैसे उसको हमने किया है, क्रिएट किया है, क्या तरीका अपनाया था, वो सब चीज़ें हम इस लेक्चर में बात करेंगे। सो आज का एजेंडा हमारा जो है वो हमारा केस स्टडीज़ है, जिसमें हम 2 प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। एक है हैप्पीड्रैग और दूसरा है मूवी टेंजिबल्स। और ये दोनों ही मेरे काम हैं और ये दोनों ही काम SCI प्लस IoT की दुनिया में लागू होते हैं। सो पहली केस स्टडी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं इज़ हैप्पीड्रैग। जैसा कि मैंने इसमें नीचे दर्शाया है, इसका इस काम का मकसद क्या है। इस काम का मकसद है इनेबल करना, मतलब स्टार्ट करवाना, शुरुआत कराना फ्रिक्शन एक्सपीरियंस की VR में। तो पहले देखते हैं क्यों ज़रूरत है VR में। तो पहले ये समझते हैं कि फ्रिक्शन क्यों ज़रूरी है हमारी लाइफ में। व्हाट इज़ द नीड ऑफ फ्रिक्शन इन आवर लाइफ, राइट। तो फ्रिक्शन हमारी लाइफ में किस किस तरीके से मदद कर रहा है। हमारी ये चलने में मदद करता है, पकड़ने में मदद करता है, धक्का मुक्की मारने में दरवाजे को मदद करता है, राइट। तो और ऐसे बहुत सारे काम हम अपनी डेली रूटीन में करते हैं जहाँ पर हम फ्रिक्शन के बिना वो काम हम नहीं कर सकते। तो फ्रिक्शन का ये रोल है। इवन आप किसी सरफेस के टेक्सचर्स को समझने के लिए फ्रिक्शन का यूज़ करते हैं, राइट। इवन पेन को पकड़ने के लिए आप फ्रिक्शन का यूज़ करते हैं। सो फ्रिक्शन के बहुत यूज़ हैं। अब चूँकि अब हम एक वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में भी प्रवेश कर चुके हैं। अभी तक तो हम डेस्कटॉप वाले वर्ल्ड में थे, जहाँ पर हमारे पास एक स्क्रीन थी, एक कीबोर्ड था, माउस था, इसका अपना CPU था और हमारा इंटरेक्शन इस एरिया में होता था और इसके साथ हम इंटरेक्शन इसके थ्रू करते थे बेसिकली। नॉट इंटरेक्शन, वी गिव इनपुट। हम कीबोर्ड और माउस से करते थे, राइट। yes, you can say interaction, because what is the difference between input and interaction? So input is the process, एक तरीका जिससे आप दे रहे हो इनपुट, राइट। इसमें कोई आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हो कि आपको कुछ मिलेगा, आप दे रहे हो। फॉर एग्जांपल इट्स लाइक आपने पेन को या माउस के क्लिक को जस्ट रैंडमली दबा दिया, तो दैट इज इनपुट। बट व्हाट इज इंटरेक्शन? इंटरेक्शन इज दैट आपने कुछ इनपुट दिया किसी भी सिस्टम को एंड उस सिस्टम ने आपको कुछ उसका फीडबैक दिया। दिस इज कॉल्ड इंटरेक्शन, राइट। ओके, सो कमिंग बैक टू दिस, वापस हम अपने लेक्चर पे आते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन किया आपके सामने कि इनपुट क्या होता है एंड व्हाट इज इंटरेक्शन। इनपुट कुड बी इनपुट
अगर आप एक लेमन के टर्म्स में बात करें कि यूनिडायरेक्शनल एक्टिविटी है, बट इंटरेक्शन बाई डायरेक्शनल एक्टिविटी है। ओके, सो अब मैंने आपको बोला कि अब हम डेस्कटॉप के साथ साथ वीआर वर्ल्ड में भी एंटर कर चुके हैं, जहाँ पर हमारे पास एक आदमी होता है, यूज़र होता है, और एक वीआर हेडसेट पहने वो खड़ा होता है, राइट। वीआर हेडसेट, अब ये वीआर हेडसेट के थ्रू एक बहुत बड़ी दुनिया देख रहा है। अब उस दुनिया में सपोज करो, मान लो कि ये एक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ना चाहता है, तो कंटेंट तो उसको डिस्प्ले हो रहा है इसके स्क्रीन में, बट उसको ये फील नहीं कर पा रहा। फील कैसे करे? अब फॉर एग्जांपल ये आप इसके सामने वुड ला के रख दो, राइट, इसके सामने एक मेटेलिक सरफेस ला के रख दो, तो आपको कितने सरफेस इसके सामने ला के रखने पड़ रहे हैं, राइट, जस्ट टू इनेबल कि आप उसको प्रोवाइड करा सको कि भाई इस वुड का सरफेस का फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, इसका सरफेस का फ्रिक्शन बहुत कम है। अब आप फील कर लो और एक्सपीरियंस ले लो कि दिस इज़ फ्रिक्शन। बट ये इनेबल करने के लिए आपको कितनी कितनी मदद करना है, कितनी आप कह सकते हो कितना आपको काम करना पड़ा इन टर्म्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वुड, इन टर्म्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मेटल सरफेस and related all items which is required for VR, right? So ये सब जो रिक्वायरमेंट्स थी, जो एक फ्रिक्शन की लर्निंग को बढ़ाने के लिए थी, इसमें काफ़ी बैरियर है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। क्या बैरियर है? बहुत सारी चीज़ें चाहिए, टेबल चाहिए, डिफरेंट टाइप की टेबल चाहिए, मटेरियल सरफेस चाहिए, एंड सो ऑन। तो मैंने, और यही लोगों ने पाया कि अगर हम किसी तरीके से फ्रिक्शन के प्रोग्रामेबल इफ़ेक्ट को अगर इनेबल करा दें, किसी तरीके से अगर हम इनेबल करा दें, इसको हम स्टार्ट कर दें वीआर में, वीआर वर्ल्ड में अगर हम इनेबल करा दें कि यूज़र एक ही सरफेस पे ज़ीरो फ्रिक्शन, मिड फ्रिक्शन, हाई फ्रिक्शन तरीके के इफ़ेक्ट्स को एक्सपीरियंस कर सके, तो उसका एनहेंसमेंट और उसकी लर्निंग तो होगी ही होगी। साथ ही जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करने के लिए, क्या पूरा करने के लिए? प्रोग्रामेबल फ्रिक्शन की फील को पूरा करने। अगर फॉर एग्जांपल मुझे अभी हाई फ्रिक्शन फील करना है तो मैं वो फील कर लूँ, अगर मुझे मिड फ्रिक्शन करना है तो मैं वो फील कर लूँ, विदाउट नीड ऑफ सरफेस इंस्ट्रूमेंटेशन, और उसको डिस्ट्रॉय करने के बजाय वो सरफेस पे बिना कुछ करे हम उस पर अगर इनेबल कर दें तो कितना अच्छा होगा। उससे ये सारी रिक्वायरमेंट्स ज़ीरो हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगी, राइट। तो यही लोगों ने पाया कि अगर हम वेरिएबल फ्रिक्शन फंक्शनैलिटी सपोर्ट करती है परफॉर्मेंस एंड इमोशन सेंड पॉइंट को वो क्रिएट कर देगी, रियलिस्टिक फील प्रोवाइड करती है, किसी ऑब्जेक्ट्स का कर सकती है, और डीपर इमर्सिव एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करती है। तो ये सारे क्या बोलते हैं, पॉजिटिविटी जो ये वेरिएबल फ्रिक्शन फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, उसके लिए हमने क्या किया, पहले के कुछ काम्स देखे। तो आप देखो, ये एक अप्रोच है जिसके थ्रू आप शू पे वेरिएबल फ्रिक्शन फंक्शनैलिटी इनेबल कर सकते हो। ये एक अनदर अप्रोच है जिसके थ्रू आप दोबारा से वही सेम फ्रिक्शन वेरिएबल फ्रिक्शन फंक्शनैलिटी को आप इनेबल कर सकते हो सरफेस के ऊपर। बट आप दोनों अप्रोच को अगर देखो तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा, देखिए कितना सारा इसमें मैकेनिक्स इन्वॉल्व है। अगर आपको किसी एक लेमैन, फॉर एग्जांपल कोई भी ए पर्सन है, अगर उसको ये वेरिएबल फ्रिक्शन को यूज़ करना है वीआर में, तो वो कैसे यूज़ करे? वीआर इज़ IoT डिवाइस, अगर उसको यूज़ करना है कैसे करे? तो ये तो कर नहीं सकता, और इमेजिन भी नहीं कर सकते कोई ये करेगा, ये भी नहीं कोई कर सकता, इतना कौन मॉडिफिकेशन करेगा ये सब क्रिएट करने पे। तो हमें एक लाइट वेट सिंपल डिवाइस चाहिए जो कि जिसको लेवरेज करके कोई भी कर सके, राइट। दीज आर द फॉलोइंग लिमिटेशंस। प्रीवियस अप्रोचेस की कॉम्प्लेक्स है, जैसा कि मैंने बताया, ईज़ ऑफ इंटीग्रेशन नॉट एट ऑल पॉसिबल। बल्कि क्रिएट करेंगे, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के नीचे अगर उन अप्रोच को लगा दोगे जो पीछे दे रखी हैं,
है। ऑब्वियसली इस ऑब्जेक्ट का जो साइज़ होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो बल्कि हो जाएगा। कॉज डिप्लॉयमेंट इशू, बिकॉज आपको नीचे लगाना, क्या पता इसके नीचे जगह ही ना हो इसको लगाने की, हाउ विल यू ऐड दोज थिंग्स, तो आप नहीं कर पाओगे। इसलिए हमने इस वर्क में एक अप्रोच को ढूंढा जिसका हमने नाम दिया हैप्पीट्रैक, जो कि इनेबल करता है फ्रिक्शन एक्सपीरियंस को वीआर में, जो कि इलेक्ट्रोडेशन फिनोमेना पे लागू होता है। इलेक्ट्रोडेशन होता क्या है, ये एक पॉपुलर टेक्निक है जिसमें एधेशन इफेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट का, जहाँ जिसके ऊपर आप इलेक्ट्रोडेशन आप अप्लाई करते हो, उसका सरफेस के साथ उसका एधेशन वेरिएबल हो जाता है जैसे जैसे आप इस पर सप्लाई चेंज करते हो। मैं आपको अभी इसके बारे में और समझाऊंगा आगे की स्लाइड में। जैसे कि ये आपका कोई डिवाइस है, ये एक मेटल प्लेट्स हैं, 1 2, ये गैप है, दिस इज द गैप, राइट। इट्स लाइक अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कॉन्फ़िगरेशन, राइट। इसको आप सप्लाई दे रहे हो, तो जैसे ही ये सरफेस के कांटेक्ट में आता है, ये इसके सरफेस को पोलराइज कर देगा, यहाँ पर एक फोर्स ऑफ अधेशन डेवलप हो जाएगी। तो मैंने क्या पाया कि मैंने टेस्टिंग की, मैंने ये पाया कि भाई जैसे जैसे ये फोर्स को, इस बोर्ड की सप्लाई को मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, तो मैंने ये पाया कि ये जो फोर्स है इसके बीच में, जिसको हम फोर्स ऑफ अडहेशन बोलते हैं, राइट, जिसको फोर्स कंप्रेसिव से आप इसको लिंक कर सकते हो, बिकॉज ये कंप्रेसिव फोर्स है, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है। कौन सा सरफेस, सरफेस बी सरफेस ए को अपनी तरफ खींच रहा है, इट्स लाइक अ कंप्रेशन। बट अगर आप कोई इसको मूव करना चाहेगा तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला ये होता है, राइट। तो ये फ्रिक्शन की फोर्स, ये फोर्स ऑफ कंप्रेसिंग फोर्स चेंज होगी विद सप्लाई। ये सप्लाई बोर्ड हमारा ये है, इससे हमारी फ्रिक्शन फोर्स चेंज होगी, और इस फ्रिक्शन फोर्स के चेंज होने से इस कंप्रेसिव फोर्स के चेंज होने से फ्रिक्शन फोर्स हमारी चेंज हो जाएगी। ये हमने पाया इस वर्किंग प्रिंसिपल, और ये मैंने यहाँ पर कुछ फैब्रिकेशन प्रोसेस बताया, अभी मैं आपको इसके बारे में दिखाऊंगा इसकी वर्किंग कैसे होती है। तो ये बेसिक इक्विपमेंट्स इसको चाहिए ये डिवाइस बनाने के लिए। आप देख सकते हो एल्यूमिनियम फॉयल है, पेपर है, जस्ट स्केल जस्ट टू कट इट, और यू कैन ऑल्सो मैनुअली कट। कोई एक पर्टिकुलर तरीके की शेप की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसको थोड़ा रैंडमली भी कट कर सकते हैं, तो राइट। और तो पीछे का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करके, फैब्रिकेशन प्रोसेस को फॉलो करके मैंने ये कुछ ये बनाए आपके सामने, राइट। फिर मैंने टेक्निकल इवैल्यूएशन क्रिएट किया, कनेक्ट किया, जिसका पर्पस था इवैल्यूएट करना कि कैसे फ्रिक्शन डिवाइस और सरफेस के बीच में वेरी करेगा इनपुट सप्लाई के साथ, एंड कौन सा मिनिमम साइज़ है जो कि रिलायबल एडहेशन प्रोवाइड करेगा अक्रॉस ऑल सर्फेसेस, राइट। ये और फॉर टेस्टिंग मैंने इस तरीके के सर्फेसेस को मैंने उठाए, क्योंकि नॉर्मली पाए जाते हैं होम पे, किसी भी इंडोर सेटिंग्स में आप इस तरीके की सर्फेसेस को आसानी से पा सकते हैं। ये मेरा टेस्टिंग सेटअप था, जहाँ पर मैंने विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन को ऐड करे मैंने इवैल्यूएशन क्रिएट किया, टेक्निकल इवैल्यूएशन किया कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था फ्रिक्शन फोर्स कैसे चेंज हो रही है विद सप्लाई, राइट। तो ये मेरे टेस्टिंग रिजल्ट्स आए, जहाँ पर मैंने इसको मैंने मॉडिफाई किया, मॉडिफाई मतलब सप्लाई वोल्टेज को मैंने वेरिएबल बनाया। ये ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन ये डिनोट करती है कि मैं अपनी सब कंट्रोलिंग बोर्ड को सप्लाई तो मैं 0 से 5 वोल्ट के बीच में ही दे रहा हूँ, लेकिन जो मेरा डिवाइस है उसको जो सप्लाई जा रही है वो 0 टू 2 किलो वोल्ट के बीच में जा रही है। अब आप कह रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये 2 किलो वोल्ट मल्टीप्लाई बाय माइक्रो एम्पेयर करंट, नाउ यू कैन कंपनी यू विल गेट इट। आपको आप समझ लो 0.0001 और 03 मिली वॉट, विच इज़ नथिंग। आपको कोई करंट नहीं लगेगा या ऐसा कोई हैवी शॉक कुछ नहीं लगने वाला, राइट। क्योंकि एट द एंड जो मैटर करता है वो पावर में मैटर करती है, कितना पावर वो है, कितने पावरफुल डिवाइस है वो, राइट। तो मैंने जैसे कि आपको बताया 2 किलो वोल्ट अगर मैक्सिमम है तो माइक्रो एम्पेयर में करंट है, और इसका अगर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0.01 या 0.23 मिली वॉट के आसपास आपको पावर आएगी, जो कि बिल्कुल नेग्लिजिबल पावर है आपको शॉक लगने के, राइट।
तो मैंने देखा कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रही थी, फ्रिक्शन इफेक्ट डिवाइस का सरफेस के साथ वो भी बढ़ रहा था। और ये बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट था हमारे लिए, क्योंकि और फिर मैंने इस पर एक काइनेटिक टेस्ट भी किया, जहाँ पर मैंने डिवाइस के बीच में फ्रिक्शन के ग्राफ को फोर्स जो भी ऑफर हो रही थी उसको मैंने डिवाइस का सरफेस के बीच में जो भी सप्लाई, इसको मैंने मूव कराया और उसकी सप्लाई को वेरिएबल बनाया और उसको उसके अकॉर्डिंगली मैंने फ्रिक्शन फोर्स को कैलकुलेट किया। तो मैंने देखा कि जब जब मैं फ्रिक्शन सप्लाई वोल्टेज को बढ़ा रहा था तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ रहा था, कम कर रहा था तो फ्रिक्शन फोर्स घट रहा था, राइट। तो इससे मुझे दिखा कि मैं कभी भी किसी भी मोमेंट अपनी फ्रिक्शन फोर्स को चेंज कर सकता हूँ। एक मेरे को ये कॉन्फिडेंस मिला। दूसरा, मैं किसी भी सरफेस पे ये टेस्ट कर सकता हूँ। दूसरा कॉन्फिडेंस मेरे को ये मिला। तो ये मेरे डिवाइस का मैंने इस तरीके से अप्रोच किया। दिस इज़ द वे मैं किस तरीके से मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ और आगे करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। फिर मेरे क्वेश्चन थे, फिर मैंने यूज़र के साथ इवैल्यूएशन किया। उसका जो पर्पस था यूज़र इवैल्यूएशन, अब मुझे ये पता लगाना था कि क्या मिनिमम वोल्टेज पे, मैंने जैसे कि आपको पता है 0 से 5 वोल्ट मेरी रेंज थी, तो किस मिनिमम वोल्टेज पे यूज़र को फ्रिक्शन फोर्स फील हुई। तो पहले तो मुझे वो पता लगाना था, राइट। एंड दूसरा, फिर मुझे अगर कोई रूम अगर लेफ्ट है, फॉर एग्जांपल 0 से 5 वोल्ट है, यहाँ कहीं फील्ड हो रही, तो अभी इतना वोल्टेज लेवल अभी भी बाकी है, तो क्या कोई दूसरा लेवल है जहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स F2 विल बी डिफरेंट फ्रॉम F1। तो वो उसके लिए फिर मैंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। ये मेरा पूरा टेस्टिंग सेटअप था, राइट। ये मैंने एक लाइट वेट डिवाइस रखी थी अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर, अपने डिवाइस के ऊपर, सो दैट जिस यूज़र के साथ करा रहा हूँ वो उसको सही से पकड़ सकें विदाउट पुटिंग एनी बायस रिलेटेड टू देयर वेट उनके हैंड की वजह से। टोटल 3 फीमेल्स, टोटल 8 पार्टिसिपेंट्स विच इंक्लूड्स 3 फीमेल। ये उनका हमारा डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन है। तो इन टोटल मेरे 8 पार्टिसिपेंट्स थे। 2 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया 8 सर्फेसेस, क्योंकि मैंने ये टेस्ट 8 सर्फेसेस पे किया था। उसके बाद मेरे को जो टोटल एक्सपेरिमेंट जो मैंने करने मुझे हमें करने पड़े वो टोटल 128 थे। ये मेरा पहला रिजल्ट है। जैसा कि मैंने बताया 0 से 5 वोल्ट के बीच में जो मेरा पहला पॉइंट मिला, जिस पे F1 इज़ डिफरेंट फ्रॉम F0, वो 1.77 है। तो सिंस 1.77 कॉरस्पॉन्ड टू 1.8, तो मैंने 1.8 वोल्ट मैंने कंसिडर कर लिया इसके लिए, राइट। दूसरे में मेरे को मिला 3.2, तो मैंने इसको 3.2 ले लिया, राइट। उसके बाद मेरे को कोई भी दूसरा पॉइंट नहीं मिला। तो डैट मीन्स 0 to 5 वोल्ट की रेंज में मेरे को 3 पॉइंट मिल गए जहाँ पर फ्रिक्शन डिफरेंस था 0, F1, F2, दैट मीन्स लो, मिड, हाई। फिर मैंने यूज़र वैलिडेशन क्रिएट किया, क्योंकि मुझे ये पता चला था कि 2 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर फ्रिक्शन अलग है, तो मुझे अभी इनको वैलिडेट करना था कि क्या लोग सही में इसको एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। फिर मैंने इसको टेस्ट करने के लिए मैंने अपना इस इक्वेशन का मैंने यूज़ किया, जहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स तो आ ही रही है, मुझे थोड़ा वेट का भी इफेक्ट ला रहा था, क्योंकि कोई भी बंदा मेरे डिवाइस के साथ डायरेक्ट प्ले तो करेगा नहीं, ऑब्वियसली कुछ ये किसी के ऑब्जेक्ट के नीचे ही लगाएगा, तो डेट मीन्स उस ऑब्जेक्ट का अपना वेट होगा। तो मुझे अब ये वैलिडेट करना था, क्या इस वेट के साथ भी फ्रिक्शन फोर्स ऑफर्ड बाय माय डिवाइस, क्या वो लोग उसको सही से पहचान लेंगे, इज़ इट परसीवेबल। सो ये पता लगाने के लिए मैंने 100 ग्राम तक टेस्टिंग की, एंड ये मेरा पूरा एक सेटअप था, राइट। इन टोटल टू कंडक्ट दिस एक्सपेरिमेंट मैंने 10 पार्टिसिपेंट्स लिए थे। उसमें 2 क्वेश्चंस थे, 8 सरफेसेस थे, 4 टाइप्स ऑफ वेट थे, एंड टोटल 640 एक्सपेरिमेंट्स हमें करने इस चीज़ को वैलिडेट करने के लिए। और ये हमारी ओवरऑल फाइंडिंग्स निकली अक्रॉस कि लोग 90% एक्यूरेसी के साथ स्टैटिक फ्रिक्शन को पहचान ले रहे थे, एंड 85% एक्यूरेसी के साथ
काइनेटिक फ्रिक्शन को पहचान नहीं देते। तो ये एक बहुत अच्छा रिजल्ट था जो कि डिमांड करता है नो इंस्ट्रूमेंटेशन टू द सरफेस, नो एक्सप्लिसिट मॉडिफिकेशन ऑन द यूज़र, हाँ, and still providing variable friction functionality into the VR। तो VR में आप इस तरीके से, अब आप केस समझिए, सपोज ये IoT, बिकॉज VR हेडसेट इज़ नथिंग बट अ IoT डिवाइस, ये एक IoT डिवाइस है। अब ये बंदा, ये जो यूज़र है, ये IoT डिवाइस पहन के बैठा है, राइट। अब उसको फ्रिक्शन के बारे में समझना है, तो वो ये सीन जो है ये यूज़र देख रहा है इसके अंदर। अब उसको फ्रिक्शन के बारे में समझना, वो कुछ नहीं करेगा, वो ये ब्लॉक को एक एक करके इस एरिया में रखेगा। अब इतना इजी सेटअप है कि अब उस तरीके के सेटअप की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल जो वुडन बेंचेस हम यूज़ करते थे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड अबाउट फ्रिक्शन इन स्कूल्स। तो फॉर एग्जांपल अगर एक स्कूल में 30 बेंचेस हैं फॉर 60 स्टूडेंट्स, कंसिडरिंग एक टेबल पे 2 लोग हैं, हाँ, तो 30 बेंचेस इन वन स्कूल मल्टीप्लाई बाय कंसिडरिंग 100 स्कूल, तो आप इसको कह सकते 3000 बेंचेस, राइट। 3000 बेंचेस कॉरस्पॉन्ड टू वुडन कैटेगरी। ना कितना वुड का वेस्टेज हो रहा है। अब आप इसको पूरा का पूरा ज़ीरो कर सकते हो, मेक इट ज़ीरो, जस्ट बेस्ड ऑन माई अप्रोच दैट डिवाइस दैट इज़ कैन बी इंटीग्रेट, जिसको आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो VR में, और VR में आसानी से मेरे अप्रोच के थ्रू फ्रिक्शन के बारे में समझ सकते हो, राइट। ऑब्वियसली मेरे इस वर्क की एक लिमिटेशन है, मेटेलिक सरफेस में काम नहीं करेगा, बट उसके लिए और प्रोग्रेस और इन्वेंशन की आवश्यकता है। आई होप आप में से कोई ना कोई उसमें आगे आएगा जो इस लिमिटेशन को फुलफिल या पूरा करेगा, और जिसको इस काम में थोड़ा सा इंटरेस्ट आया है। प्लीज़ मेरी बारे में इंफॉर्मेशन मैंने आपको शेयर की है, आप प्लीज़ मेरे से बात कर सकते हैं, आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं। अब दूसरा एरिया में जो बात करने जा रहा हूँ वो मूवी टेंजिबल, दूसरी केस स्टडी। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हैंड हेल्ड टूल्स मिनिएचर मैनिपुलेशन एक्सपीरियंस का इनेबल कर रहा हूँ। मिनिएचर मैनिपुलेशन है, व्हाट आर हैंड टूल्स, हैंड हेल्ड टूल्स। तो लेट अंडरस्टैंड फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट आज जैसे कि मैंने पिछले केस स्टडी में बताया कि वर्चुअल रियलिटी एजुकेशन फील्ड में बहुत यूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा, सब लर्निंग के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं। लेकिन VR कंट्रोलर्स जो आते हैं हाथ में, जिसको लेके हम वर्चुअल रियलिटी में खेलते हैं, गेम खेलते हैं, सीखते हैं या कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वो कैपेबल नहीं है टू प्रोवाइड ऑल दीज काइंड ऑफ मैनिपुलेशन एक्सपीरियंस जो कि ये वाले इसमें एग्जिस्ट करते हैं, राइट। जैसे ये रहा मिनिएचर मैनिपुलेशन, ये रहा मैनिपुलेशन, ये रहा मैनिपुलेशन। क्यों? क्योंकि उनके पास सिर्फ बटन प्रेसिंग एक्सपीरियंस ही होता है। तो अब इसको कैसे इनेबल करें भाई? अब आप तो ये एक्सपेक्ट कर नहीं सकते कि कोई बच्चा या कोई भी इंजीनियर या कोई भी पर्सन इतनी सारी ऑब्जेक्ट्स को वो खरीदेगा, फिर उनके बारे में समझेगा, या उसको यूज़ करेगा एक VR वर्ल्ड में। ये तो पॉसिबल नहीं है, तो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो कैसे करें कि एक ही डिवाइस ये सारी चीज़ का अंडरस्टैंडिंग देते कि कैसे इसको मैनिपुलेट करना है, कितना मैनिपुलेट करना है, राइट। तो अब इसको करने के इसको काम को करने से पहले मैंने क्या किया, पिछली वर्क को देखा कि वो किस तरीके की काम को कर रहे, इस तरीके से इनेबल कर सकते हो। अगर वो मैं उनकी अप्रोच को अगर हम ध्यान में लें, तो जैसे कि इसने देखो काफ़ी सारा एक इन्वेंशन रोटरी वाला टाइप का किया है, रोटरी, जिसमें आप रोटरी कर सकते हो, इसमें आप स्लाइडिंग कर सकते हो। बट इन दोनों में प्रॉब्लम क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं, इंटीग्रेशन की डिमांड करता है, कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोटोटाइपिंग का इन्वॉल्वमेंट है, और इसलिए टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की भी डिमांड है। अब ये चीज़ हम फिर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते किसी भी यूज़र के पास कि ये सारी चीज़ की फैसिलिटीज़ होंगी इन अ रिसोर्स लिमिटेड सेटिंग्स। वी ऑल आर प्रेजेंट इन आवर सोसाइटी, एंड सो हाउ, किस तरीके से वो ये एक्सपीरियंस को इनेबल कर सकती हैं, क्योंकि इन अप्रोचेस में तो लिमिटेशंस हैं। तो मैं
फिर मैंने हमारी अप्रोच को इन्वेंट किया जिसका हमने नाम दिया मूवी टेंजिबल्स, जो कि वर्क करती है डिटेक्टिंग चेंजेस इन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यूजिंग स्मार्टफोन व्हेन एवर मैग्नेट मूव्स ओवर अ सेंसर। तो एक मैं आपके बारे में इसको और डेफिनेशन क्रिएट करता हूँ, मैं क्लियर करता हूँ। सो मैंने क्या किया, एक ये स्मार्टफोन केस टाइप आपको दिख रहा होगा, एक ये आपका एक ये स्केच है। तो मैंने क्या पाया कि मुझे वो मिनिचर मैनिपुलेशन करनी है। जैसे मिनिचर लाइक फॉर एग्जांपल किसी में लीनियर ट्रांसलेशन है, मैंने डिज़ाइन स्पेस को बोलते हैं डिज़ाइन स्पेस स्टडी, और किसी में रोटरी है, राइट। अब वो चीज़ मेरे को अगर इनेबल करनी है तो मैंने एक मैग्नेटोमीटर एक डिवाइस मैंने देखा, मोबाइल फ़ोन के अंदर एक मैग्नेटोमीटर एक डिवाइस होती है जो कि मोस्टली यहाँ प्रेजेंट होती है। तो मैंने देखा अगर मैग्नेट को अगर मैं यहाँ सीधा मूव करा दूँ तो इसमें वेरिएशंस होते हैं इसके सिग्नल्स में, और वो वेरिएशन इतने अच्छे होते हैं, फॉर एग्जांपल 0 to तो कि आप उसको आसानी से रीड कर सकते हो। ये 2K माइक्रो टेस्ला, आसानी से आप उसको रीड कर सकते हो, और वो लीनियर भी होते हैं। तो मैंने देखा एक केस बनाते हैं चलो, और अब रोटेशन, इसको मूव तो हमेशा लीनियर ही कराना पड़ेगा, ठीक है। अब लेकिन मुझे देनी किसी को रोटेशन फील है, तो मैंने रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म का यूज़ किया, और इस इक्वेशन का यूज़ करके एक मॉडल बनाया। कैसे बनाया देखते हैं। तो पहले जैसे मैंने आपको बताया था, पहले मैंने डिज़ाइन स्पेस की स्टडी की। स्टडी से मुझे निकला कि या तो किसी में लीनियर ट्रांसलेशन टाइप का मोशन होता है या किसी में रोटेशन टाइप का मोशन होता है। उसके बेसिस पे मैंने ये मैकेनिज़्म क्रिएट की है। लाइक लीनियर ट्रांसलेशन है तो आप ऐसे मूव करा दो, एक हुक बना के। एक रोटेशन है तो आपने रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म को अटैचमेंट दे दो जो कि इसके साथ लग जाएगा एंड ये आगे पीछे मूव होगा। लेकिन एक्चुअल मूवमेंट तो ये ट्रांसलेशन ही हो रहा है, लेकिन यूज़र को जो फील मिलेगी वो रोटेशन मिलेगी क्योंकि वो घुमा रहा है। ये हमारा एक्चुअल केस है। तो यहाँ पर आप देखो, तो ये इसके अंदर का व्यू ये रहा। यहाँ पर एक स्ट्रिप है इसके अंदर जिसमें एक मैग्नेट अटैच है। ये आपका रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म, ये आपका होल्डर है जो ये निकला हुआ। अब आप इसको मूव कराओ तो रोटेशन ट्रांसलेशन फील आएगी, अगर आप इसको यूज़ करोगे तो आपको रोटेशन फील आएगी। ये इसका व्यू इन अदर फॉर्मेट में है। देन मैंने टेक्निकल इवैल्यूएशन क्रिएट किया। अब इसमें गोल क्या था कि मुझे पहले ये पता लगाना था कि मेरा मैग्नेट का डिस्टेंस जब वो ऐसे ऐसे मूव करेगा मैग्नेटोमीटर से के साथ, क्या सिंस B इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, कि जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा क्या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। मुझे ये डिस्कस करना था, ये इवेलुएट करना था कि तभी मैं इसको डिप्लॉय या यूज़र के सामने रख सकता हूँ VR वर्ड में। तो उसको करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ मार्किंग क्रिएट की। फिर मैंने एक एप्लीकेशन का यूज़ किया जिसमें जो कि डेटा रिकॉर्ड में बहुत आसानी से रोल प्ले कर सकती है। हाँ, फिर मैंने इसको कंडक्ट करने के मैंने सिर्फ स्लाइडर मैनिपुलेटर लिया क्योंकि मेरा एम था डिस्टेंस और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेशन जानना। मुझे यहाँ पे फील्ड की कोई ज़रूरत नहीं थी, राइट। और तो मैंने दो सिनेरियो मैंने डेटा कलेक्ट किया, एक नियर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस, एक अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस। फिर मैंने पाया कि जैसे जैसे आपका डिस्टेंस कम हो रहा था, डिक्रीजिंग, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही थी। और फिर मैंने इन दोनों का कोरिलेशन निकाला और ये बहुत सेम थे, इनमें कोई चेंजेस कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं था उनकी मेजर्ड वैल्यूज़ में, दे वर ऑलमोस्ट सेम, राइट। सो इस इक्वेशन के फाइंडिंग्स के बेसिस पे मैंने एक मॉडल की एक इक्वेशन निकाल ली जो कि रिप्रेजेंट कर रही है कि अगर मैं स्लाइडर को इस पोजीशन पे ला के रखूँगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं स्लाइडर 1 से लेकर 6, दिस इज़ 3, अगर मैं स्लाइडर को 4 पोजीशन पे ला के रखूँगा यहाँ से, तो उस कॉरस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो ये होगी, राइट। या उस मैग्नेटिक फील्ड पे जो पोजीशन होगी वो ये होगी VR में। तो उसको पाने के लिए मुझे इक्वेशन चाहिए थी जो कि मैंने आपने दिखाया। फिर हमने यूज़र इवैल्यूएशन किया जहाँ पर हमारा एम था कि यूज़र से ये जानना कि अगर आप मैनिपुलेट कर रहे हो VR में तो क्या आपको रियलिज्म कुछ फील हो रहा है। तो हमने इस चीज़ को 3 कंडीशन में क्रिएट किया, कंट्रोलर्स, बेयर हैंड, मूवी टेंजिबल्स।
जो कि हमारी अप्रोच है। और उसके लिए हमने 15 पार्टिसिपेंट्स को हमने रिक्रूट किया था। इसमें हमने 6 तरीके की एप्लीकेशंस क्रिएट की थी, और इसमें 3 एप्लीकेशन थी ट्रांसलेशन वाली और 3 एप्लीकेशन थी हमारी रोटरी वाली। तो हर एक टूल के कॉरस्पॉन्डिंग एक एप्लीकेशन के हमने उसमें काम इन्वॉल्वमेंट कर दिया था, जिससे कि लोग एंगेज हो जाएं जब वो हमारे मूवी टेंजिबल्स को ट्राई करें, अप्रोच को ट्राई करें। तो जैसे कि वर्नियर कैलिपर के लिए हमने बनाया था कि उनको वर्नियर कैलिपर से इसको यहाँ पर थिकनेस मेजरमेंट का एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, राइट। यहाँ पर एज पर द टूल यहाँ पर उनको कट करना है, और एक कटर की जो ब्लेड है उसको आगे पीछे करना है, और या उसको सेट करना है अकॉर्डिंग टू द थिकनेस ऑफ दिस शीट जो कि वहाँ दिख रही थी। सिमिलरली यहाँ पर सैंड करना है, रोटरी में अगेन एक बॉल की साइज़ को मेज़र करना है। अगेन यहाँ पर एक होल क्रिएट करना है, और इसमें एक आईसी को डीसोल्डर करना है पीसीबी में से। तो उस तरीके के एप्लीकेशन को हमने डिज़ाइन किया, और लोगों जब इसके साथ एप्लीकेशन खेले उनसे इस पर हमने 2 क्वेश्चंस पूछे कि उनको फीलिंग कैसी थी, वाज इट रियलिस्टिक। हर सिनेरियो में मैंने पूछा, वीआर कंट्रोलर में भी, बेयर हैंड्स में भी और मूवी टेंजिबल्स में भी। और सिमिलरली हमने उनसे एक क्वेश्चन और पूछा कि फटे क्या आपको कुछ थकान महसूस हुई हमारे अप्रोच को यूज़ करते हुए। तो इन 2 क्वेश्चन पे हमें रिज़ल्ट प्राप्त हुए थे, वो मैं आपको अभी प्रेजेंट करता हूँ। और लीनियर ट्रांसलेशन, ये यहाँ पे कुछ सीन्स दिख रहे हैं कि लोग कैसे हर एक सिनेरियो में काम कर रहे हैं, और ये हमारा ऑपरेंट रिज़ल्ट था। अगर आप देखो ध्यान से तो मूवी टेंजिबल की हमेशा ही वो हाई रियलिज़म के बार को उसने टच किया है, और लो फटीग के एक्सपर्ट्स को टच किया। अगर आप नीचे देखो तो 7 कॉरस्पॉन्ड टू लो फटीग एंड 7 कॉरस्पॉन्ड टू एक्सट्रीमली रियलिस्टिक इन कंपैरिजन टू other 2 cases like bare hand and approaches VR controllers। फिर हमने इस पे एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की थी विल्कॉक्सन स्टैंडर्ड टेस्ट लगा करके। तो उसने भी कंफर्म किया कि हमारी जो अप्रोच है वो हाई रियलिज्म लो फटीग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा रही है। ऑब्वियसली इस वर्क में एक लिमिटेशंस भी है कि भाई मैग्नेट की प्रेजेंस है, तो आपके कुछ क्रेडिट कार्ड्स, मैग्नेटिक हार्ड डिस्क इसमें पॉसिबल नहीं है कि उनके सामने इसको यूज़ किया जाए, बट जनरली वो यूज़ नहीं भी होते हैं, राइट। एंड अभी के केस में इस अप्रोच में आप एक समय में एक ही टाइप का मैनिपुलेशन आप यूज़ कर सकते हो। क्या एक समय में 2 टाइप का कर सकते हैं? तो ये इन क्वेश्चंस को आंसर देने के लिए मुझे अगर आपके पास कोई सुझाव है प्लीज़ मेरे तक पहुँचें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे टूल्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पर हम जिसमें 2 तरीके के मैकेनिज़म्स इन्वॉल्व होते हैं, हम उनको अभी भी इनेबल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये अभी भी एक लिमिटेशन है, बहुत बड़ी लिमिटेशन है, और जिसके हम सॉल्यूशंस को ढूंढने में लगे पड़े हैं। एंड फाइनली शेप, ऑब्वियस अभी सिर्फ हमने इस पर मैनिपुलेशन पे ही बात की है इस पूरे वर्क में। शेप की हमने कहीं बात नहीं की है। तो शेप को कैसे इनेबल करें, ये एक दूसरा चैलेंज है। सो आपने अभी देखा कि मैं आपके सामने 2 केस स्टडीज़ रखे। एक रखा मैंने आपके सामने हैप्टी ड्रैग, और एक रखा मैंने आपके सामने मूवी टेंजिबल। अब आपने ये दोनों देखा कि दोनों ही एक ऑब्जेक्ट्स हैं, एक फिजिकल फॉर्म फैक्टर के टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट। लेकिन दोनों ही कितने बैरियर्स को कम कर रहे हैं। किसके लिए कम कर रहे हैं? यूज़र्स के लिए। यूज़र कहाँ इसको यूज़ करेंगे? एक IoT डिवाइस में। IoT डिवाइस क्या है आपकी? VR, स्मार्टफोन, इफ़ इट इज़ AR। तो दीज आर IoT डिवाइसेस। अब आपको लिंक करना है। SCI इज़ ऑल अबाउट हाउ मच यू आर, कितना आप यूज़र को डिजिटल डेटा से इन अ लो बैरियर सेटिंग्स में आप उनको एंगेज करा रहे हो। क्योंकि अगर बैरियर हाई होगा डिजिटल इंटरेक्शन में तो यूज़र कभी एंगेज नहीं होगा डिजिटल डेटा से, पहली चीज़। अगर बैरियर बहुत लो होगा तो यूज़र कैन बी एंगेज विद डिजिटल डेटा या डिजिटल इंटरेक्शन, डिजिटल वर्ल्ड। तो ये हमारी एक प्रायोरिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है। दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ चुकी है, आने वाला समय और डिजिटलाइज होने जा रहा है।
अगर डिजिटलाइज होता चला गया और हमने उसको फिज़िकल और डिजिटल वर्ल्ड में जो गैप है अगर वो बढ़ता चला गया, तो आप समझ सकते हैं कि जिसको फिज़िकल चीज़ें समझ में आती हैं, फिज़िकल तरीके के दुनिया में, जो फिज़िकल वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में जिस तरीके के वो काम या इंटरेक्शंस परफॉर्म करता है, बातचीत करते समय, ऑब्जेक्ट्स को छूते समय, फील करते समय, अगर वही चीज़ हमने इनेबल नहीं किया डिजिटल वर्ल्ड में, तो उसको बहुत डिफ़िकल्टी आने वाली है। बिकॉज यू कांट एक्सपेक्ट, आप ये जनरलाइज नहीं कर सकते कि थ्रू आउट द वर्ल्ड पीपल के, हर लोगों के पास वो नॉलेज होगी, वो ज्ञान होगा। वो अभी के दौर में, अभी इस मोमेंट हम जनरलाइज नहीं कर सकते। हमें नहीं पता आने वाले समय जनरलाइजेबल, ये इस बात को जनरलाइज कर पाएगा नहीं कर पाएगा, बट हमें इसका ख्याल भी रखना है कि जो आपका फिज़िकल वर्ल्ड है और जो आपका डिजिटल वर्ल्ड है, इसके बीच में गैप बहुत कम हो, बहुत बहुत कम हो। उसके लिए ये सारी इन्वेंशन बहुत ज़रूरत है। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये पूरा का पूरा लेक्चर, जो मेरा केस स्टडीज़ थी, जिसको थ्रू मैंने आपके सामने आपको समझाने की कोशिश की कि SCI और IoT कितना ज़रूरी है। SCI इज़ ऑल अबाउट कैसे बैरियर को कम करें, IoT इज़ अबाउट कनेक्शन विद द टेक्नोलॉजीज, ऑब्जेक्ट्स कनेक्शन, थिंग्स कनेक्शन विद द things connection with the humans and so on, right? तो इन दोनों का मर्ज होना कितना ज़रूरी है, जिससे कि हम एक अच्छी दुनिया, अच्छी इंटरैक्टिव दुनिया का विस्तार कर सकें और लोग आसानी से एक दूसरे से, डिजिटल वर्ल्ड से दूर बैठे लोगों से आसानी से बात कर सकें। इससे मैं आपको धन्यवाद करता हूँ अब। थैंक यू सो मच।